माननीय सभापति महोदय, आज मैं यहाँ पे शिक्षा बजट में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए कि इस सदन के भीतर जो लोग शिक्षा बजट में कटौती का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इन्हीं के आका केंद्र में बैठ करके लगातार देश भर की शिक्षा में कटौती कर रही है, शिक्षा बजट को काटा जा रहा है। देश का यह दुर्भाग्य है कि 2014 में एक ऐसी सरकार केंद्र में आई है जिनके राजनीति और विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यह जरूरी हो गया है कि जनता अनपढ़ रहे। अगर लोग पढ़ लिख लेंगे, अगर लोग तर्कशील हो जाएंगे, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हो जाएंगे, तब इनकी राजनीति कहां चलेगी। जो झूठ पे, विभाजन पे, तर्कहीनता पे और अंधविश्वास पे राजनीति टिकी हुई है, वो कहां चल पाएगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से लगातार इस देश की शिक्षा को दुश्मन की तरह और देश भर के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको वार जोन की तरह, युद्ध के मैदान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक रेगुलर पॉलिसी देश के अंदर बना हुआ है जहां पे लगातार बजट कटौती, शिक्षा में फीस वृद्धि, सीट कटौती, आरक्षण कटौती, कोर्स कटौती और ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालयों और संस्थानों से बहिष्करण, ये मोदी सरकार के शिक्षा नीति की ट्रेडमार्क बन चुकी है। और वैसे समय में हमें लग रहा है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक कि शिक्षा को बर्बाद करने के लिए शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश चल रही है। और ये 3 लेवल पे चल रहा है, नियुक्ति के स्तर पर, नियंत्रण के स्तर पर और पाठ्यक्रम के स्तर पर। वाइस चांसलर से लेकर के रजिस्ट्रार तक, रेक्टर, प्रोक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यहां तक कि पीएचडी स्कॉलर्स की जो नियुक्ति हो रही है, जो उनका चयन हो रहा है, उसमें न तो कोई योग्यता क्राइटेरिया है, न उसमें कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, बल्कि क्राइटेरिया सिर्फ ये हो रहा है कि आप बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के प्रति वफादार हैं कि नहीं। अगर आप हैं तो आपको ले लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। और ये बिहार के अंदर मैं देख रहा हूं कि बिहार के भीतर भी वाइस चांसलर की जो नियुक्ति हो रही है उसके भीतर जबरदस्त तरीके से भगवाकरण दिख रहा है। इस भगवाकरण ने शिक्षा व्यवस्था को जड़ तक महोदय बर्बाद कर रखा है। इसके साथ साथ इस तरह के जो वाइस चांसलर आ रहे हैं, प्रिंसिपल इस तरह के आ रहे हैं, वो संस्थानों में घुसने के बाद लगातार संस्थान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के डिसीजन मेकिंग बॉडी को खत्म किया जा रहा है और इनके जो स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी, उनको देश भर के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में खुल करके मारपीट करने और हिंसा फैलाने की छूट दे रखी गई है। और कुल मिलाकर के देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक पूरा प्लान है। अब हम बिहार के विश्वविद्यालयों की तरफ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तरफ आते हैं महोदय। हम देख रहे हैं कि बिहार के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, अरे रुकिए ना भाई, हेडफोन लगा के बोलते हैं। बोले दीजिए उनको। बिहार के विश्वविद्यालयों में महोदय भ्रष्टाचार बहुत आम हो चुका है। वहां पे सत्र अनियमितता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि जो बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 है उसके मुताबिक राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों को चलाने के भीतर कोई खास अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 जो है उसके अंदर आवश्यक संशोधन करके राज्य सरकारों की भूमिका उसमें तय की जाए। राज्य सरकार की भूमिका, महामहिम राज्यपाल को वोट नहीं लेना है, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन सरकार की जवाबदेही बनती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उसमें संशोधन किया जाए। देश भर में जो फंड कटौती है, सीट कटौती है, और कोई माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कह रहे थे कि स्कूलों कॉलेजों की बंदी चल रही है, उसको बंद करके शिफ्ट किया जा रहा है। तो इन तमाम जो पॉलिसी है इसको समेट करके केंद्र सरकार ने कोविड के टाइम पे 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 लाई थी। और मैं आज यहां पे सदन से मांग करता हूं कि विधानसभा के भीतर, चूंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, राज्यों के भी अधिकार है, केंद्र के भी अधिकार हैं, तो लेकिन राज्य सरकार इस बात को समझे कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के व्यवसायीकरण का, शिक्षा से गरीबों की बेदखली का एक खुला फरमान है। इसलिए सदन से
सदन में इसको खारिज करने का एक प्रस्ताव लाया जाए, ये मैं सरकार से महोदय मांग करता हूं। अभी जो बजट सरकार की तरफ से रखा गया है उसमें शिक्षा के ऊपर कुल व्यय का 17.9% खर्च सरकार करने जा रही है और देश भर में ये सबसे ज्यादा खर्च करने का एक पैमाना है प्रतिशत के मामले में अगर देखें। लेकिन ये जो क्षण है ये जो खुशी का पल है ये बहुत क्षणिक क्यों है? क्योंकि जब हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन देखते हैं, शिक्षा के ऊपर प्रति व्यक्ति का जब खर्च हम देख रहे हैं तो ये देश में सबसे निचले पायदान पर है। सबसे ज्यादा प्रतिशत देकर के शिक्षा के ऊपर भी सबसे कम हम लोग शिक्षा पे प्रति व्यक्ति खर्च कर पा रहे हैं, जो सिर्फ 3245 रुपए है। तो इसका सीधा मतलब है कि बिहार सरकार को की जो लंबे समय से मांग रही है केंद्र से कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये वही मौका है। आप सबसे ज्यादा प्रतिशत खर्च कर रहे हैं लेकिन प्रति व्यक्ति सबसे कम पहुंच रहा है। तो इसलिए सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के यहां लोग बोल रहे हैं, वो अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं है तो कोई हक नहीं इनको बनता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे कुछ बोलने का। तो ये एक मांग हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। इसके अलावा हम देख ही रहे हैं कि पूरे देश के भीतर नया जो मोडानी पॉलिटिक्स है, मोदी और अडानी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कितना जनता की संपत्ति को अडानी के ऊपर दिया जाए, उसमें सिर्फ 5% पैसा निकाल करके अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दिया जाए तो निश्चित तौर से बेहतर रिजल्ट आएंगे, ये हम चाहते हैं। ये बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें स्थिति खराब है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर सरकार कुछ विल पावर दिखाए, इच्छा शक्ति अगर कुछ दिखाए तो ये बेहतर हो सकता है। पिछले साल बजट सत्र में जब मैं विपक्ष में था और मैंने मांग रखी थी कि कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए क्यों जरूरी है, जो इस सदन के स्पीकर हैं वो महोदय भी उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने भी बात रखी थी इसी बात के पक्ष में कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन मांझी, यहाँ मांझी जी मौजूद हैं, इन्होंने भी कहा था। आज हम तीनों लोग सरकार के पक्ष में हैं और पूरे बिहार के लाखों गरीबों, दलितों और पिछड़ों के जो बच्चे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनके जो सपने हैं, उसकी जवाबदेही को मैं अपने कंधे पर महसूस करते हुए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये सही वक्त है जब सरकार को ये फैसला लेना चाहिए। सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होगा और इसमें अगर सरकार का तनिक भी कोई इच्छा शक्ति है तो इस सदन के भीतर से इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कमेटी का गठन कर दे। इसके अलावा महोदय, बिहार के करोड़ों बच्चे और लाखों शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से 2019 से शिक्षक बहाली के इंतजार में खड़े हैं। पिछली सरकार जब एनडीए की थी तब बगैर कोई कारण के इसको टाला गया। अब जब नई सरकार बनी है तो नई नियमावली की बात हो रही है, लेकिन जब नई नियमावली तैयार हो गई है तब भी उसको कैबिनेट से मंजूरी न दे करके उसको क्यों लटकाया जा रहा है, उसमें मेरा एक बड़ा संदेह वाला पॉइंट है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में प्रतिबद्ध व्यय का जो मामला है उसमें वेतन मद के ऊपर केवल 4% का इजाफा किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि जो पुराने कर्मी बिहार के हैं उनका जो बेसिक इंक्रीमेंट है, महंगाई भत्ता है, उसको जोड़ करके ही वो 4% हो जाएगा। तो सरकार इसको स्पष्ट करे कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं उसको कब और किस प्रक्रिया से करेगी। इसके अलावा पॉइंट वाइज मैं 2-3 मुद्दों को और रखना चाहता हूं। एक तो है कि जो बिहार में 2020 का सेवा शर्त नियमावली है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण को सामने लाए, उसको लागू करे। एनआईओएस द्वारा प्रशिक्षित जो टीचर हैं उसमें एनआईओएस ने रिटेन में कहा है कि इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 31 मार्च 2019 से पहले का माना जाए। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने उनको प्रताड़ित करने के लिए लेटर जारी कर दिया है और 75,000 शिक्षक आज सड़क पर हैं और मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो रहे हैं। शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन दिया जाए। फिजिकल टीचर को जो अभी नवनियुक्त हुए हैं उनको 8,000 ही वेतन क्यों मिल रहा है, इसको ठीक किया जाए। कंप्यूटर साइंस के 9 सृजित पदों को जोड़कर बहाली निकाली जाए और पटना विश्वविद्यालय में हाल में जो इतना बड़ा फीस वृद्धि हुआ है सरकार को चाहिए कि उसको वापस लें। डिस्टेंस एजुकेशन जो बिहार से दूर शिक्षा निदेशालय का जो पूरा पैटर्न सरकार खत्म कर रही है उसको पुनर्बहाल किया जाए और वहां के जो कर्मचारी हैं, जो वहां के शिक्षक हैं, उनको परमानेंट सेटलमेंट कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए। ये प्रमुख मांग रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।